माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी वर्ड दोनों एक ही है, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी में अन्य नाम भी बोला जाता है, इसका नाम होता है सूत्र कणिका। क्या? सूत्र कणिका। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। फ्रेंड्स, हमने आपको कल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन। तो दोस्तों आप इसको नाम याद रखना, इसका नाम होता है अल्टमैन। अल्टमैन। दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी हमारे अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन। ठीक है, यह ऑक्सीश्वसन होता है इसमें, यानी कि जो कोशिका, कहने का मतलब ये है यह एक ऑक्सीश्वसन होता है इसमें, यानी ऑक्सीजन द्वारा इसमें श्वसन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कि उसमें जो ऑक्सीश्वसन के कारण क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे कि इसमें वायु आती है जाती है आती है जाती है, इस चक्र चलता रहता है। ठीक है, जिसके कारण एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। एटीपी होती है एटीपी, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बनता है एटीपी के रूप में। ठीक है, और और हमें इससे ऊर्जा ही मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, या शक्ति ग्रह है। यानी कि फ्रेंड्स, ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं उसको क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। इसको दोस्तों आप याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी बोला जाता है। फ्रेंड्स, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखना, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, क्रिस्टी बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है अंतः प्रदब्बी जालिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम पढ़ते हैं अंतः प्रदब्बीय जालिका। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोला जाता है। अंतः प्रदब्बीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको इसको थोड़ा जान लेते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इसमें, कोशिका के अंदर ये आंतरिक सहायता देता है, यानी कि जो अंदर जो इसमें जो कार्य चलते हैं कोशिका में, श्वसन लेना, पाचन करना, इस प्रकार के काफी इसमें जो कार्य चलते रहते हैं, तो इसमें क्या करता है? आंतरिक सहायता देता है ये। अतः इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की कंकाल कहते हैं। फ्रेंड्स, कंकाल आप जान सकते हैं कि यदि मानव शरीर में यदि कंकाल नहीं हो तो क्या होता है? वो एक कपड़े के समान हो जाता है। किसके? वो एक कपड़े के समान होता है अगर मानव शरीर में कंकाल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिका में भी कंकाल का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ER। क्या? ER शॉर्ट में बोला जाता है इसको, ER, और इसके हिंदी में नाम होता है अंतः प्रदब्बीय जालिका। यह 2 प्रकार का होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो लिखा हुआ है स्मूथ ER। स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है वो स्मूथ ER करता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ रफ ER यानी कि खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिखा हुआ है इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो हमारा स्मूथ था तो वो करता था
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण है, ठीक है। और जो खुरदरा वाला है, रफ ER है, तो ये करता है राइबोसोम का निर्माण, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, राइबोसोम को पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर एक कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम का कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो सबसे छोटा अंग कोशिका का होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स? राइबोसोम होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना, रख लेना, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। इसको दोस्तों याद रख लीजिएगा, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फ्रेंड्स इसको आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, पूछा जाता है ये इस एग्जामों में, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। छोटा होता है, हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है हमारी। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है कि जो ये वाली जो कोशिका होती है ये कम विकसित होती है। क्या होती है? कम विकसित कोशिका होती है, कम विकसित कोशिका, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये कम विकसित कोशिका होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है। क्या होती है? पूर्ण विकसित कोशिका होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो पूर्ण विकसित कम विकसित होती है, और जो यूकैरियोटिक होती है वो पूर्ण विकसित होती है। तो 70S राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक अर्थात कम विकसित कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं, जो 80S राइबोसोम होते हैं यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है, तो इसमें सब 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स कल हमने बताया था आपको गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलियो ने की थी। किसने की थी? कैमिलियो ने की थी। कल हमने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में बताया था, और वहीं देखो यहाँ पर भी आप दिया गया है। जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एपरेटस, ठीक है, इसकी खोज की थी कैमिलियो ने, कैमिली गोल्जी ने। यह पदार्थ का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक देता है। इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी बोला जाता है। क्या? गोल्जी काय को ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये परिवहन का आदान प्रदान का, कुल कहने का मतलब ये है आदान प्रदान में सहायता करता है, ठीक है, तो पदार्थों का। इसलिए इसको ट्रैफिक ऑफ पुलिस भी बोला जाता है, ट्रैफिक ऑफ पुलिस कोशिका का, गोल्जी काय को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसका हिंदी अर्थ होता है तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। तो फ्रेंड्स कोशिका विभाजन शरीर में होना अति आवश्यक है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो शरीर का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो तारक काय शरीर में कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसी कारण व्यक्ति की जब सिर में चोट लगती है तो सिर दोबारा रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि ये तारकाय कोशिकाओं, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं वहां नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अर्थात फ्रेंड्स
जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है उनमें तारकाएं नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में ओनली पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। जो पादप कोशिका होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो सेल प्लेट द्वारा होता है। और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका का विभाजन तारकाएं या सेंट्रोसोम द्वारा होता है। फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। सेंट्रोसोम कार्य क्या है इसका? इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन। किसकी? जंतु में, ओनली जंतु। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। और आगे दिया गया जो पादप होते हैं उनमें कोशिका विभाजन किस में होता है? वो होता है सेल प्लेट द्वारा। क्या? सेल प्लेट। अभी हम सेल प्लेट को भी जानकारी अच्छे से हासिल करेंगे सेल प्लेट द्वारा। ठीक है, तो पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा, और जो जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है सेंट्रोसोम द्वारा। क्या? सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में बोला जाता है तारकाएं। तारकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स आप 5 स्टार करके रख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है फ्रेंड्स जी, यह केवल कोशिका जी तो पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। तो फ्रेंड्स इसको भी आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा कि सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? बोवेरी ने की थी। ठीक है, इसको फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। सेंट्रोसोम कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। सेंट्रोसोम कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर किसका कार्य करता है? पाचन का। ठीक है, कोशिका में अगर लाइसोसोम नहीं होता तो पाचन नहीं होता, और पाचन नहीं होता तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, पाचन होना अति आवश्यक होता है शरीर में या कोशिका के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल के रूप में इसमें एंजाइम पाए जाते हैं कुछ लाइसोसोम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख पा रहे हैं कि लाइसोसोम में जल के रूप में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसे नष्ट कर देता है। लाइसोसोम ऐसी चीज होती है, बहुत ही अच्छी चीज होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा, अगर कोई कोशिका के अंदर कोई अगर अंग है काम नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कोई अगर काम नहीं कर रहा है अंग, तो वो उसको सही करने के लिए खुद को यानी लाइसोसोम खुद अपने आप को नष्ट कर देता है। उसको सही करने के लिए खुद अपने आप को नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, ये होती है मोहब्बत इसके लिए, कि कोशिका से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उसके किसी अंग को अगर ना हानि पहुंचती है और वो काम नहीं करता है तो उसके लिए वो खुद अपनी जान दांव पर लगा देता है। ठीक है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। फ्रेंड्स, आपको ये नाम याद रखना है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। इसको दोस्तों आप याद रखना, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि फ्रेंड्स अगर कोशिका में कोई अंग अगर कार्य नहीं करता है तो वह उसको सही करने के लिए अपनी जान या अपने आप को नष्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। जब जब अगर पूरी कोशिका भी अगर कार्य नहीं करे तो वो अपने आप को काट देता, वहां से हटा देता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। पूरी कोशिका जब कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इससे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी की खोज डी डोबे ने की थी। तो फ्रेंड्स कल भी हमने आपको बताया था कि लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की थी। किसने? डी
डूबे ने की थी। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की थी। किसने? डी डोबे। डी डोबे, ठीक है। आगे देते हैं आरबीसी। आरबीसी पढ़ेंगे। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होती है हमारे शरीर में, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा में पाया जाता है। यानी कि जो आरबीसी होती है जब ये मर जाती है तो ये स्प्लीन अर्थात प्लीहा या तिल्ली में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जिस कारण एस्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी होती है जो एस्प्लीन, एस्प्लीन क्या होती है? तिल्ली होती है। तिल्ली क्या होती है? तिल्ली होती है। जो इसमें आरबीसी जो मरी हुई आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जो मरी हुई आरबीसी होती है वो इसमें जाके एकत्रित हो जाती है तिल्ली में, पिलिया में। पिलिया है या तिल्ली, इसलिए तिल्ली को आरबीसी का कब्र ग्रह कहा गया। क्या? कब्र। आरबीसी का कब्र कौन होता है? पिलिया या तिल्ली, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये याद करना है, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्रक। केंद्रक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो हमने आपको कल ही बताया था फ्रेंड्स। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कल भी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स। और ये भी बताया था कि जो रॉबर्ट ब्राउन की एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उन्होंने अपनी जो कोशिका की जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट खोज या उसके बारे में जानकारी ली थी तो उसने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ब्रेन ऑफ कोशिका किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कोशिका ये होता है न्यूक्लियस को कहते हैं। किसे किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें 80% तक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है रसघानी। क्या? रसघानी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूलस। वैक्यूलस यह जल को संचित स्टोर करके रखता है। यानी कि जो वैक्यूलस है तो यह जल को क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर यानी कि जल को इकट्ठा कर रखता है अपने पास, जरूरत पड़ने पर देता है लेकिन इकट्ठा करके रखता है वैक्यूलस, रसघानी। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। ये जो जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, स्तनधारी, इनमें जो वैक्यूलस होता है वो छोटा होता है, परंतु जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप जंतु होते हैं, उनमें ये बड़ा पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप रसघानी समझ चुके होंगे। ये जल को स्टोर करता है, जंतुओं में ये छोटा होता है परंतु पादपों में ये बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखना हमको प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक होता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड होता है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन इसके प्रकार होते हैं। पहला प्रकार लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, अगला लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, अगला लिखा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको बोला जाता है हरित लवक। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको बोला जाता है अवर्णी लवक, अवर्णित लवक। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो होता है वर्णित लवक, ठीक है। तो देख लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरित लवक होता है। ये पेड़ पौधों में पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, जहां पर हरा रंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आवर्णी लवक होता है, आवर्णित लवक होता है, ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पर? जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई रंग की आवश्यकता नहीं होती है जड़ों में, इसलिए वो जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। जड़ तथा फल में पाया जाता है।
यह भोजन संग्रह करता है, यानी कि जो अवर्णी लवक होता है ये भोजन संग्रहित करता है और ये जड़ों में पाया जाता है। ओवर्णी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये वर्णित लवक हरित लवक होता है। हरित लवक ये भोजन निर्माण का कार्य करता है और पत्तियों में पाया जाता है। तो पत्तियां भोजन निर्माण का कार्य करती हैं तो भोजन निर्माण का कार्य तो करेगा हरित लवक। ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं वर्णित लवक। जो वर्णित लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, इसको देख लेते हैं। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर को अलग रंग देगा, मिर्ची को अलग रंग देगा। ये वर्णों रंगों को प्रदान करता है फलों में, सब्जियों में, इस प्रकार से। जैसे टमाटर में, मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है, लाइकोपेज। ठीक है, आगे देखते हैं गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, चुकंदर में बीटा नॉन पाया जाता है, चुकंदर में बीटा नॉन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं फलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण पाया जाता है। जैंथोफिल इसको फ्रेंड्स आप याद रखना कि फलों में जो पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोशिका दो प्रकार की होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो एक होती है प्रैकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है, एक होती है यूकैरियोटिक विकसित कोशिका। तो पेड़ पौधों में और जंतुओं में विकसित कोशिका पाई जाती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम कल विस्तार से जानकारी लेंगे, अच्छी से जानकारी लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो समाप्त। धन्यवाद।